दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी भी स्किल में टॉप में आने के लिए क्या मेथड है और क्या पर्सनालिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। यह सब आज हम सीखेंगे जॉस वाइटस्किन की बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग से, जहां एक कॉमन इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी स्किल में आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाता। वही जॉस चेस में नेशनल चैंपियन रहे। उसके बाद उन्होंने ये गेम छोड़कर एक दूसरे गेम में चले गए और वो नया गेम था मार्शल आर्ट टाई चाई चोन। और इस गेम में भी वो फिर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए और सन 2004 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। जोश बोलते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है और आज हम यही प्रोसेस जानेंगे जो कि 6 प्रिंसिपल पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं 6 प्रिंसिपल के बारे में। नंबर 1, लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम माइक्रो, छोटे से छोटे की तरफ सीखना। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोलता है, मुझे 5000 शब्द का एक निबंध लिखकर बताओ। अपने शहर के ऊपर वो स्टूडेंट बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसका शहर तो बहुत ही छोटा है, उसके शहर में इतना कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं और वो इतना बड़ा निबंध कैसे लिखेगी। फिर टीचर स्टूडेंट की समस्या को समझ जाता है। चलो ठीक है, तुम इस क्लासरूम के बाहर जो ओपेरा हाउस दिख रहा है उस पर निबंध लिखो। इस ओपेरा हाउस की टॉप लेफ्ट ब्रेक से लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन उस स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन फिर उस स्टूडेंट को ओपेरा हाउस से जुड़े बहुत ही सारे आइडियाज आने लगते हैं और वो उस असाइनमेंट के 20 पेजेस अपने टीचर को सबमिट करते हैं। और ये ओपेरा हाउस उसी के शहर में था जिससे वो बहुत ही छोटा और बोरिंग मान रहे थे। यहाँ पर बुक के ऑथर हमें ये कहना चाह रहे हैं कि डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेथ। यानी जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हमें माइक्रो से शुरुआत करनी चाहिए, यानी छोटे से शुरू करना चाहिए। और जब हम उस माइक्रो को समझ जाए तब हमें मैक्रो समझ आएगा, यानी पूरी थ्योरी समझ आएगी। और यही प्रिंसिपल ऑथर ने चेस को सीखने में भी यूज़ किया था, जहाँ पर सारे कॉमन लोग चेस की प्रैक्टिस के लिए शुरू से ही सारे के सारे पैसेज को एक साथ लगाकर खेलने लगते थे और सारी पॉसिबल मूव से कंफ्यूज हो जाते थे। वहीं पर ऑथर चेस बोर्ड से सारे के सारे पैसेज को हटा देते थे और फिर 3 पैसेज रखकर ही प्रैक्टिस करते थे। फिर अब ये 3 पैसेज की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाती, फिर उन्हें भी हटाकर दूसरे 3 पैसेज की प्रैक्टिस करते थे। और यही वजह थी कि वो चेस में बहुत जल्दी ग्रो कर गए। अगर हम स्टडी में भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट को सीख कर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाए। नंबर 2, लूजिंग टू विन, जीतने के लिए हारना। मतलब हमें जीतने के लिए बहुत बार हारना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं ये एक कॉमन ट्रेट है जो इनमें शुरू से ही था। वो जानते थे कि उन्हें हारना पड़ेगा अगर उन्हें नेशनल चैंपियन बनना है तो। इसलिए जब वो 8 साल के थे तब वो अपने से बड़े एज ग्रुप वाले लड़कों को चेस में चैलेंज कर दिया करते थे और उनसे बहुत बार हारते रहते थे। लेकिन बार बार हार कर ही उन्हें ऐसी चेस मूव्स का पता चला जो उनकी एज के ग्रुप वाले लोगों को दूर दूर तक नहीं पता था। ऑथर बोलते हैं कि बार बार हारना बहुत ही इमोशनल इवेंट होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन सिर्फ यही एक सक्सेस का रास्ता है। ऑथर के काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे प्लेयर्स के साथ कभी नहीं खेलते थे जो उन्हें हरा सके, क्योंकि वो उन दुख की मोमेंट्स को नहीं जीना चाहते थे जो हारने के बाद महसूस होती है। लेकिन ऑथर बोलते हैं मैं जानबूझकर हारता रहता था और अपनी स्किल को इम्प्रूव करता रहता। ऑथर बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसके फैमिली मेंबर उसे चेस में आउटस्टैंडिंग बोलते थे। कई लोगों ने तो उसे अनडेफीटेड का टाइटल भी दे दिया था। लेकिन जिस दिन उसका ऑथर के साथ मैच था तो उसने मैच खेलने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था और अपनी परफेक्ट चेस प्लेयर की इमेज को खराब नहीं करना चाहता था। अगर हम स्टडीज की बात करें तो कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं, वे सोचते हैं कि जब सिलेबस पूरा होगा तभी हम मॉक टेस्ट देंगे। ये एक बहाना है जो हम खुद से बोलते हैं। असलियत में हमें पता है कि हमें दुख होगा अगर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इस दुख से गुजरना ही होगा, नहीं तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे और कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि एक बार जब हम हार जाए तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को समझ लेना चाहिए और उससे रिपीट नहीं करना चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि जब वो मार्शल आर्ट्स टाई चाई चुआन की प्रैक्टिस करते थे तो वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे और वो अपने बहुत से फेलो मार्शल आर्ट्स से
आगे बढ़ गए। ऑथर कहते हैं कि ये कहने में तो आसान है कि अपनी गलती को पहचानो और दोबारा उससे रिपीट मत करो, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने में कई बार हमें महीने लग जाते हैं। हमें कोई भी काम करते समय ये देखना पड़ता है कि हम कौन सी साइकोलॉजी या टेक्निकल गलती कर रहे हैं, और जब हमें अपनी गलती का पैटर्न समझ में आ जाए तो इसे इम्प्रूव किए बगैर रुकना नहीं चाहिए, फिर चाहे उसमें महीने ही क्यों ना लग जाए। नंबर 3, एक्सपेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर डेडली प्लान। बुरे प्लान की अपेक्षा और तैयारी। ये प्रिंसिपल कहता है कि मान के चलो आपके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर चीज़ें होगी। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास चेस प्रतियोगी कई बार डर्टी गेम खेलते हैं, जैसे कुछ प्लेयर्स चेस खेलते वक्त उन्हें टेबल के नीचे से किक मारते थे। कई चेस प्लेयर चेस बोर्ड को हिलाने लगते हैं, कोई बीच में अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं या कम आवाज़ में उन्हें गाली देते हैं, और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब किया जा सके और ऑथर नेक्स्ट चेस मूव्स को प्लान ना कर पाए। शुरू में जब वो ऑथर के साथ ऐसा होता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है, लोग ऐसी चीटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि प्रॉब्लम उनकी प्रतियोगी की नहीं, उनकी खुद की है। उन्हें महसूस हुआ कि वो डरा हुआ खेलते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि अगर उनके प्लेयर्स उनके साथ ऐसा खेलेंगे तो वो क्या करेंगे। उन्हें डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें खुद को ट्रेन करना है तो उन्हें इस सिचुएशन की प्रैक्टिस करनी होगी, और इसलिए वो सबसे डेडली प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने लगे ताकि इम्पोर्टेंट मैचेस के टाइम वो इमोशनली इफेक्टेड ना हो। और ऐसा ही हुआ जब वो रियल इम्पोर्टेंट मैचेस खेलते और उनके प्रतियोगी उन्हें टीज करने की कोशिश करते तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं था, और ये देखकर कि ऑथर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके प्रतियोगी खुद ही नर्वस हो जाते और कोई ना कोई गलती कर बैठते और हार मान लेते। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ में अच्छा होना है तो हमें चीटिंग को, डर्टी प्रैक्टिस को भी गेम का हिस्सा मानना पड़ेगा। नंबर 4, हैव ए चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम। बच्चों की तरह आज़ाद रहकर सोचें। जब भी कोई बूढ़ी औरत कंप्यूटर का उपयोग करती है तो वो इतनी डरी हुई होती है कि कुछ टूट ना जाए, लेकिन जब आप उन्हें बताओगे कि ऐसा कुछ नहीं होता तब वो रिलैक्स हो जाती है और फ्री होकर कंप्यूटर का उपयोग करती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हारने से डर नहीं लगता, हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि हम कुछ भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें नई चीज़ों का पता चलता है, हम और लोगों को हारते हुए देखते हैं और उनके हार को अपनी हार समझने लगते हैं, और एज के साथ साथ एक छोटी सेल्फी इमेज बना लेते हैं जिससे हमें रिस्क लेने से डर लगता है। ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो अपने चेक करियर के पीक में थे और नेशनल चैंपियन बन गए थे, तभी उनके पिता ने उन पर एक बुक लिख दी थी कि इतनी छोटी उम्र में उनका बेटा एक बड़ा चेस प्लेयर है, और उस बुक पर एक मूवी बन गई जिसका नाम था सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर। इस मूवी के रिलीज होने के बाद लाखों लोग ऑथर के फैन बन गए, लड़कियां उनके पीछे पागल हो गए और सब उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे। इस पर ऑथर बोलते हैं कि मैं प्रेशर में आने लगा था, उन्हें डर लगने लगा था कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, और धीरे धीरे वो चेस से दूर भागने लगे और अंत में चेस को ही छोड़ दिया क्योंकि उनसे ये प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट टाई चाई चोन सीखना शुरू कर दिया और बोलते हैं कि मुझे अब हार से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं दोबारा एक बच्चे की तरह स्टार्ट कर सकता था, गलतियां कर सकता था, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा ड्रीम कर सकता था, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो इस गेम में भी 2004 में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इन शॉर्ट ऑथर कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक बच्चे की तरह जिज्ञासा से भरा होना चाहिए जो किसी भी फेलियर से नहीं डरता, जिसके लिए हर चीज़ पॉसिबल होती है और माइंड में कोई लिमिटेशन नहीं होती। नंबर 5, फाइंड ए राइट पार्टनर हु विल हेल्प यू ग्रो इन योर स्किल। एक सही साथी की तलाश करें जो आपको अपने कौशल में बढ़ने की मदद करे। जब ऑथर मार्शल आर्ट टाई चाई चोन की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके डेली प्रैक्टिस पार्टनर के लिए एक ऐसा लड़का था जो दुनिया में इस गेम में बेस्ट था। हर रोज वो दोनों इस गेम के सीक्रेट्स एक दूसरे को बताते थे और वो एक दूसरे की गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। वो दोनों एक दूसरे को रोज नई नई ट्रिक्स के बारे में बताते थे जिससे वो और लोगों की मूव्स को काउंट कर सकें। यह कंस्टेंट फीडबैक वो भी एक ऐसे पार्टनर से जो स्किल में अच्छा भी है और आपका फैला भी चाहता है, आपको आपकी स्किल में बहुत जल्दी अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। इसलिए चाहे आप बिजनेस में भी
क्यों ना हो, एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो जिससे एक्सपीरियंस हो और आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। ये एक विन विन सिचुएशन बना सकती है। नंबर 6, वर्क ऑन द एरियाज यू आर नेग्लेक्टिंग बिफोर यू आर फोर्स्ड टू। उन क्षेत्र पर काम करें जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए इससे पहले कि हालात हमें मजबूर कर दे उन्हें अपनी कमियों पर काम करने के लिए। ऑथर जब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे तब वो अपने लेफ्ट हैंड पर ध्यान नहीं देते थे जितना कि राइट हैंड पर देते थे, और ये तब तक चलता रहा जब तक उनके राइट हैंड में चोट ना लग गई। चोट लगने के बाद उन्हें अपने लेफ्ट हैंड पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ा। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी रिक्वायर्ड स्किल के सब एरिया पर काम करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपनी पुरानी ऑफलाइन स्ट्रेटजी से ही अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। हमें टाइम के साथ साथ हमें ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीकों को भी सीखना होगा। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो बिजनेस फेल भी हो सकता है और एक्सट्रीम टाइम आने पर हमें ऑनलाइन मार्केटिंग फिर से सीखनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।